गुड मॉर्निंग टू ऑल। गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो नियम था वो पढ़ लेने के बाद अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स and piecemeal distribution। इस मेथड को यूज क्या करते हैं, होता क्या है ये मेथड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेथड लगेगा आपका तब जब एक फर्म के सभी पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स कर ली हमने, क्रेडिटर्स को पेमेंट कंप्लीटली नहीं हो पा रही है, उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस था हमने वो भी पार्टनर से मंगवा लिया। मंगवा लेने के बाद अब भी क्रेडिटर्स की कंप्लीट पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हमें सबसे पहले तो नियम अप्लाई करना चाहिए गार्नर वर्सेस मुर्रे का। अब गार्नर वर्सेस मुर्रे का नियम तो तब अप्लाई होगा जब फर्म में से एक पार्टनर दिवालिया हो जाए, तो जो दोनों सोल्वेंट पार्टनर हैं वो दे देंगे, या फिर दो पार्टनर दिवालिया हो जाएं, चार में से, मतलब अगर पार्टनर चार हैं ए बी सी डी, चार में से कोई दो पार्टनर दिवालिया हो गए तो दो जो सोल्वेंट पार्टनर थे वो ले आएंगे। अब जब सभी पार्टनर दिवालिया हो जाएं या सभी पार्टनर मैं बताऊं अगर इनसॉल्वेंट हो जाएं तो क्या स्थिति रहेगी। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये हाई लेवल के इंटरव्यू के अंदर इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं कि जब सभी पार्टनर दिवालिया हो जाएं तो क्या होगा। तो होगा ये कि हम सभी जो असेट्स हैं बेच देंगे उसको और सभी की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन फिर भी ना पे हो पाई तो इसका एक रूल है जो मैं रूल आपको बताने जा रहा हूं अब। ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये केस तब अप्लाई होता है क्योंकि आपको देखो अब तक हमने जितने भी सम किए हैं सभी के अंदर हमने एक ही बात मानी है। क्या बात मानी है कि जो असेट्स हैं वो जैसे ही डिसोल्यूशन होता है वो कंप्लीटली बिक जाती है ना। रियलाइजेशन की डेबिट में लगा देते हैं हम, और रियलाइजेशन की डेबिट में लगाते ही हम उसको सेल कर देते हैं क्रेडिट साइड में। या तो वो असेट्स बिक जाएंगी या उन असेट्स को कोई पार्टनर ले जाएगा। लेकिन अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि असेट्स को बेचने में कुछ टाइम लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का मतलब है कि हमारे पास जो असेट्स हैं वो धीरे धीरे बिकेंगी आपकी। धीरे धीरे बिकने का मतलब क्या है, कुछ असेट्स जनवरी में बिक गई, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में। तो जैसे जैसे हमारे पास उन असेट्स का पैसा आता रहेगा हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करते रहेंगे, या अगर मान लो क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है तो जो पार्टनर्स की रह रही है पेमेंट तो पार्टनर्स को करते रहेंगे। वैसे जो ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इक्वली बांटना है हमने, जो भी हमारे पास असेट्स रियलाइज करने से पैसा आ रहा है वो। तो इसके अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं हम, क्या कह रहा है। In all the illustrations so far in this chapter, it has been assumed that all the assets are realized immediately on the date of dissolution and that all liabilities and expenses are paid on that date। यानी हमने असेट्स उसी डेट पर रियलाइज कर ली और लायबिलिटीज की पेमेंट भी हमने उसी डेट को ही कर ली। दिस assumption enables one to ascertain immediately the profit or loss on realization and the final amount due to the partner, but in actual practice the assumption is not valid। लेकिन कहता वाकई में ये जो assumption है, जो हमने बात मान ली थी कि हमारे असेट्स बिक जाएंगी, ऐसा नहीं होता।
not valid. Assets are realized and cash is collected gradually, and there may be a gap of even a few months between the realization of two assets. Hence, final results of the business are not known till quite some time. असेट्स बेचने में समय लग सकता है, और जब तक तुम्हारा असेट्स बेचने में समय लगेगा तब तक ये कंफर्म नहीं है कि हमारी जो असेट्स है प्रॉफिट दिखाएंगी या लॉस. In the meantime, therefore, cash collected is distributing among the various parties. First of all outside creditors are paid. अब जब जैसे जैसे हमारे पास असेट्स को बेचने से पैसा आता रहेगा, हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे, थर्ड पार्टी को, यानी द लोन गिवन बाय द पार्टनर, फिर लोन को पे करेंगे दूसरे नंबर पर, and returned, and then if cash is further realized from assets, the partner would like to distribute it immediately without waiting for the completion of all the assets. The difficulty is how to distribute the available cash. अब दिक्कत हमें ये आ गई कि हम सभी जो असेट्स को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है, उस असेट्स को हम, उस कैश को, जो हमारे असेट्स को बेचने से कैश आया है, उस असेट्स को बांटें कैसे. In such a situation, any of the following two methods may be adopted for payment to partners. तो दो मेथड है आपके. कौन कौन से मेथड है वो मैं बता देता हूं आपको. पहला मेथड तो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, और दूसरा है हमारे पास मैक्सिमम लॉस मेथड. तो इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, पीस मील को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी जो आपके पास पैसा आया है उसको पे कर सकते हैं. तो मैं समझाता हूं आपको. सबसे पहले कौन सा मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड. In this method, the capital of the partners are adjusted in their profit sharing ratio, and the partner whose capital is in excess of others should first be refunded his excess capital. After refunding the excess capital, the capital will be automatically left in profit sharing ratio. After this, the cash realized from the assets will be distributed among all the partners in their profit sharing ratio. यानी कहने का भाव ये है कि अगर मान लो तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, तीन पार्टनर्स में से हमारे पास कुछ असेट्स रियलाइज हुई, तो सबको पहले आप उनके जो रेशो है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बांट देंगे. मैं आपको एक सम के थ्रू समझा देता हूं, क्योंकि सम के थ्रू आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. मान लो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं और तीन पार्टनर्स की हमारे पास कैपिटल दे रखी है, तो वो लगा देते हैं हम. सबसे पहले तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी. इनकी कैपिटल दे रखी है हमारे पास 94,000, फिर है हमारे पास 20,000 और फिर है हमारे पास 23,000. इनका रेशो है हमारे पास 3:1. फिर हमने जो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है सम के अंदर, मान लो, तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर. जनरल रिजर्व है हमारे पास 12,000 का, तो इसको बांट दो हम 6,000, 4,000, 2,000. बांट लेने के बाद हमारे पास कैपिटल बन गई इनकी 1 लाख, ए की, बी की 24,000 और सी की 25,000. तो ये हमारे पास आ गया. इसके बाद कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू 3:1 बांट दिया, टेकिंग बी एज ए बेस. अब बी की कैपिटल को बेस मानकर हमने क्या कर देना है, कैपिटल को एडजस्ट कर लेना. तो बी की कैपिटल हमारे पास कितनी है, देखो, जो सबसे कम, बी की कैपिटल को बेस क्यों मानना मैं बता रहा हूँ, बी की कैपिटल इन तीनों में से सबसे कम है, तो इसलिए हमने बी की कैपिटल को क्या मान लिया, बेस मान लिया. तो बी की कैपिटल कितनी है हमारे पास 24,000,
और इसका रेशो कितना है हमारे पास, वैसे तो है 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गया ना, 2/6। तो इसको हम क्या कर लेंगे 6/2। तो इसका एडजस्ट करके आएगा हमारे पास 72,000 पे आ गया। किसकी कैपिटल को बेस मानकर करना है, जो सब इन तीनों में से रिजर्व या प्रॉफिट ऐड कर लेने के बाद जो हमारे पास कैपिटल आएगी उसमें से तीनों में से सबसे कम, अगर 4 हैं तो चारों में से सबसे कम जिसकी होगी उसकी कैपिटल को बेस मान लेना है। 24,000 था यहाँ पर, हिस्सा था इसका 2/6, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया 6/2, 72,000 आ गया। अब हमने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी कैपिटल ऑफ रुपीज 72,000 एडजस्टेड इन 3 to 1, उसको 3 2 1 में बांट दो। तो 3 2 1 में बांटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 36,000, 24,000 और 12,000। इसको माइनस कर देंगे हम। तो देखो बी 24 से 24 गए, अब यहाँ से 1 लाख में से 36 चले गए तो क्या बचेगा 64,000 और 25 में से 12 चला गया तो बचेगा हमारे पास 13,000। अब इन दोनों में से देखो आप ए और सी में से किसकी कैपिटल कम है, किसकी कैपिटल कम आ रही है इसके अंदर, सी की। अब सी की कैपिटल को बेस मान लो, सी की कैपिटल का बेस मानेंगे तो हमारे पास आएगा 13,000 और ए और सी की रेशो कितनी है 3:1। 3:1 का मतलब क्या हो गया, वैसे तो 1/4, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे हम 4/1, तो कैपिटल आ गई 52,000। अब इस 52,000 को हमने क्या करना है 3:1 में एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल ऑफ रुपीज 54,000 एडजस्टेड इन 3:1। तो 3:1 में एडजस्ट कर देंगे 52,000 को। तो 52,000 इंटू में 3/4 तो कितना आएगा हमारे पास 39,000। बी का तो कुछ है ही नहीं और सी का हमारे पास आएगा 1/4 करके 13,000 और फिर हमारे पास देखो 64 में से 39 गया तो बचेंगे हमारे पास 25,000। इसका खाली और इसका भी खाली, क्यों, क्योंकि इनकी पेमेंट हो चुकी है। यानी कहने का भाव ये है हमारे पास जैसे ही हमारे पास असेट्स से पैसा रिलाइज होगा सबसे पहला किसका पैसा वापस होगा, ए का। फर्स्ट ऑफ ऑल ए विल बी रिफंडेड 25,000 सिंस हिज कैपिटल इज इन एक्सेस, क्योंकि जो उसकी कैपिटल है वो ज़्यादा है of his proportionate share by this amount. After refunding 25,000 to A, his capital will be automatically left in proportion to C's capital. फिर C की कैपिटल के प्रोपोर्शन में रह जाएगा और फिर इन दोनों रेशो में बांटेंगे जो भी आएगा हमारे पास। फिर रिफंड करने के बाद जो बचेगा फिर हम इसकी रेशो में बांटेंगे। कहने का भाव यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से शुरू होने के बाद फिर A और C में इन दोनों की भी पेमेंट हो जाए तो फिर ए बी सी की ये वाली रेशो ट्रीट की जाएगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक कौन सा वाला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जिस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है या ज़्यादा है अदर पार्टनर से, वो निकाल लेने के बाद उसकी पेमेंट कर देंगे हम, और जो लास्ट में जो रेशो बनेगी उस पार्टनर को सबसे पहले क्या की जाएगी, भला पेमेंट की जाएगी। दूसरा है हमारे पास मेथड मैक्सिमम लॉस मेथड। तो इसकी एक स्टेप है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेप समझा देता हूँ, बुक के अंदर भी हैं, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लें, समझा रहा हूँ मैं आपको। In this method, amount available in hand and the amount of assets realized should be utilized as follows. First of all, payment is made for realization expenses and then to creditors and other outside liabilities. यानी सबसे पहले क्या पे करना है आपने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड अगर लाइबिलिटीज हैं तो क्रेडिटर्स वगैरह, बैंक लोन वगैरह सब पे कर दो फर्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पे कह रहा है इफ आफ्टर दिस लोन गिवन बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल बी पेड, अगर किसी पार्टनर ने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, तो लोन वापस कर दो आप 2 नंबर पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पे कह रहा है हमारे पास आफ्टर दिस
assuming that in future assets will not fetch anything, maximum loss on realization is calculated by comparing the installment of cash received with the total of capital. Such loss should be divided among the partner in their profit sharing ratio and should be deducted from their capital. उसके बाद आपने ये मान लेना है थर्ड पॉइंट के अंदर कि आपको असेट्स से रिलाइज कुछ भी नहीं होगा, जीरो, फेच एनीथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि स्क्रैप वैल्यू क्या है, जीरो है। और उस पॉइंट से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे फिर, मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस का मतलब ये हो गया कि इस असेट्स पर कितना का हद से हद लॉस हो सकता है, वो निकाल लेंगे हम। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर दिस a partner's capital account disclose a debit balance, he should be treated as insolvent, and in accordance with Garner versus Murray, his debit balance should be transferred to other partner's capital account in the ratio of capital just before dissolution. अब ऐसा करने से क्या होगा, कुछ पार्टनर्स की कैपिटल क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। नेगेटिव आने का मतलब है डेबिट बैलेंस आ सकता है उनका। जैसे ही उनका डेबिट बैलेंस आएगा, जैसे ही आपने क्या ट्रीट करना है उनको, आपने क्या मानना है उनको, आपने ये सोच लेना कि इस पार्टनर, ये पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, और इस पार्टनर का जो लॉस है वो आपने अदर पार्टनर से निकलवा लेना है। जैसे हम गार्नर वर्सेस मुर्रे के केस में करते थे, हम जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का हिस्सा होता था वो सोल्वेंट पार्टनर देते थे उनकी कैपिटल रेशो के अंदर। फिर कह रहा हमारे पास 5 नंबर पॉइंट पर, आफ्टर दिस द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी इक्वल एग्जैक्टली टू द कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। फिर जो कैश है, कैपिटल अकाउंट्स विल बी इक्वल एग्जैक्टली टू द कैश अवेलेबल, हमारे पास जितना कैश है उतना ही हमारे पास जो है, मतलब पार्टनर्स का जो है बैलेंस आ जाएगा और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द सेकेंड, थर्ड एंड फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। ये प्रोसीजर तब तक फॉलो होता रहेगा आपका जब तक आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है असेट्स को बेचने से वो नहीं आ जाती। यानी कहने का भाव ये है, जैसे जैसे असेट्स रिलाइज होती रहेगी तब तक तो होता रहेगा हमें प्रॉफिट। जैसे ही हमारी असेट्स रिलाइज होना बंद हो गई हम उसको लॉस मान लेंगे। लॉस तो हम खैर शुरू से ही मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लॉस के अंदर हमने थर्ड पॉइंट पर मैंने तुम्हें बता दिया था कि आपने ये सोच लिया कि आपकी जो असेट्स है वो कुछ भी रिलाइज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं भी, तो हमने उसी टाइम लॉस कैलकुलेट कर लिया। तो इस मेथड को हम मान लेते हैं कौन सा भला, मैक्सिमम प्रॉफिट मेथड। तो जब आपके सभी पार्टनर दिवालिया हो जाएं तो आपको बांटना कैसे है प्रॉफिट या जो कैश है। दो मेथड है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, एक तो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और दूसरा है हमारे पास मैक्सिमम लॉस मेथड। इन दोनों में से आप कोई भी मेथड को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।